इसका मेरे मोबाइल में नहीं चल सकता क्या? नहीं, वो तो लाइव हो जाएगा फिर। रहने दो। ठीक है। तो नमस्कार साथियों, बहुत स्वागत है आपका ज़ेनिथ के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, कल हमने इंसेंटिव शुरू किया था। इंसेंटिव्स आपके मतलब जो हम प्रोत्साहन वगैरह दे रहे हैं कर्मचारियों को, ये टॉपिक हमने शुरू किया था। और इंसेंटिव के टॉपिक में हमने देखा था बेसिकली 3 प्रकार के इंसेंटिव्स होते हैं। इंडिविजुअल इंसेंटिव्स कल बात कर चुके हैं, जिसमें आपका बोनस, कमीशन, इन सब के ऊपर हम बात कर चुके हैं। पीस रेट मेथड्स वगैरह सब पे डिस्कशन हो चुका है। आज बात करेंगे साथियों ग्रुप इंसेंटिव्स की। जो समूह में जो इंसेंटिव्स दिए जाते हैं वो क्या होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो 4 टाइप के आपके ग्रुप इंसेंटिव्स हैं, इनके बारे में बात करेंगे। इनके कुछ एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे, इनके कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। और फिर कल की क्लास में हमारा जो फाइनल, जो थर्ड आपका इंसेंटिव है, उसके विषय में बात कर लेंगे। कल आपका इंसेंटिव वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इंसेंटिव्स के पार्ट 2 से। और इंसेंटिव के पार्ट 2 में बेसिकली हमें कौन सा इंसेंटिव पढ़ना है सर? ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन वाइड इंसेंटिव्स के बारे में हमें बात करनी है। इंडिविजुअल इंसेंटिव्स को हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज डिस्कशन करेंगे समूह और संगठन व्यापी प्रोत्साहन पर। सिंपल सा टॉपिक है, 1 बाय 1 पॉइंट्स लेते हुए चलें और चीज़ों को नोट डाउन करते हुए चलें। बात करते हैं समूह और संगठन व्यापी प्रोत्साहन के विषय में। क्या होता है समूह और संगठन व्यापी प्रोत्साहन? देखिए, इस पूरे टॉपिक में आपको केवल और केवल 2 चीज़ें परेशान करेंगी। पॉइंट नंबर 1, प्रॉफिट और गेन, प्रॉफिट शेयरिंग और गेन शेयरिंग, इसमें क्या डिफरेंस होता है। और पॉइंट नंबर 2, एक ESOP करके एक टर्म आती है, वो क्या होती है। तो दोनों के बारे में विस्तार से, डिटेल से चर्चा करेंगे। दोनों में कंफ्यूजन मत रखना। खासकर आपका प्रॉफिट शेयरिंग और गेन शेयरिंग, ये 2 टर्म्स आती हैं आपके ग्रुप इंसेंटिव्स में, प्रॉफिट शेयरिंग और गेन शेयरिंग। और बहुत से बच्चे ये क्वेश्चन लेकर आते हैं, सर ये प्रॉफिट शेयरिंग और गेन शेयरिंग बात तो एक ही हुई, इसमें फ़र्क क्या है? जी फ़र्क है बिल्कुल। क्या फ़र्क होता है, डिटेल स्टडी करेंगे उसके बारे में। चलिए, बहरहाल फिलहाल बात करते हैं ग्रुप इंसेंटिव्स के बारे में, या फिर इसको ऑर्गेनाइजेशन वाइड इंसेंटिव का नाम भी दिया जाता है। नाम से ही पता चल रहा है। मोनिका, बहुत बहुत नमस्कार आपको। नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि हमें इस टॉपिक में कवर क्या करना है। बेसिकली आपके जो इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, इंडिविजुअल लेवल के जो इंसेंटिव्स होते हैं वो एक अलग बात है। कुछ इंसेंटिव्स ऐसे होते हैं जो पूरे समूह को दिए जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में जो एक छोटे छोटे ग्रुप्स बन जाते हैं, या फिर पूरी ऑर्गेनाइजेशन की भी हम बात कर सकते हैं, इनको अगर एक समूह मानकर, एक ग्रुप मानकर अगर आप इंसेंटिव्स देते हैं, तो इन्हें ही हम ग्रुप इंसेंटिव्स की कैटेगरी में शामिल करते हैं। चलिए 1 बाय 1 बात करते हैं। पहले मैं बता दूं, 4 प्रकार के ग्रुप इंसेंटिव्स के बारे में हम पढ़ेंगे। 1 बाय 1 देखते हैं। दीज इंसेंटिव्स आर शेयर्ड बाय ऑल मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पॉइंट नंबर 1 टू बी रिमेंबर्ड क्या है कि दीज इंसेंटिव्स आर शेयर्ड बाय ऑल मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। भैया सीधी सी बात है, ये जो इंसेंटिव्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के सभी मेंबर्स के द्वारा शेयर किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि केवल किसी इंडिविजुअल को दे दिया, किसी एक व्यक्ति को दे दिया। ग्रुप इंसेंटिव्स की अगर बात करें तो ये प्रोत्साहन संगठन के सभी सदस्यों द्वारा साझा किए जाते हैं। मतलब किसी एक व्यक्ति को यहाँ किसी प्रकार का कोई इंसेंटिव नहीं मिल रहा है। In a group incentives, 2 or more employees can be paid for their combined performance. 2 या 2 से ज्यादा एम्प्लॉयज को, 2 or more employees can be paid for their combined efforts. उनके जो संयुक्त उन्होंने एफर्ट किया है, संयुक्त जो उन्होंने मेहनत की है, इस संयुक्त मेहनत के लिए उनको इंसेंटिव्स दिए जा सकते हैं।
तो सिंपल सी बात है भाई, 2 से आप शुरुआत कर सकते हो, 2 से बहुत ज़्यादा लोग हो सकते हैं, पूरा का पूरा आपका ग्रुप बन सकता है। तो इस बेसिस पे आ जाता है सर आपका ग्रुप इंसेंटिव्स। आगे बात करते हैं। देखिए, ग्रुप इंसेंटिव्स मेक्स द मोस्ट सेंस वेयर एम्प्लॉयज टास्क आर इंटरडिपेंडेंट एंड दस रिक्वायर कोऑपरेशन। बड़ा ही सिंपल सा और बड़ा ही लॉजिकल सा एक ये स्टेटमेंट है। आप ग्रुप इंसेंटिव्स कब देना ज़्यादा बेहतर पसंद करेंगे? देखिए, हमने कल इंडिविजुअल इंसेंटिव्स के बारे में बात की थी। इंडिविजुअल इंसेंटिव्स, एक व्यक्ति कोई काम करता है, उसका काम कितना अच्छा है, कितना बुरा है, कितना जल्दी वो कर रहा है, इसके बेसिस पे सर आपने इंडिविजुअल इंसेंटिव्स दे दिए थे। ग्रुप इंसेंटिव्स कब दोगे? तो देखिए, ग्रुप इंसेंटिव्स हम तब देंगे जब कोई ऑर्गेनाइजेशन का जो काम होगा, जो स्ट्रक्चर होगा ऑर्गेनाइजेशन का, वो कुछ इस प्रकार का होगा कि हर व्यक्ति काम करने में दूसरे व्यक्ति पर डिपेंडेंट होगा। मतलब एम्प्लॉयज आपस में इंटरडिपेंडेंट होंगे काम करने में। तो अब यहाँ आप फिगर आउट नहीं कर सकते कि किस व्यक्ति की ज़्यादा एफर्ट्स हैं, किस व्यक्ति की ज़्यादा मेहनत है, क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर डिपेंडेंट होगा ही होगा। तो ऐसी सूरत में दोस्तों इंडिविजुअल इंसेंटिव्स देने का कोई सेंस बनता नहीं है। यहां हम लेकर आते हैं आपके लिए ग्रुप इंसेंटिव्स। जब आप इंटरडिपेंडेंसी दिखाते हैं कर्मचारियों के बीच में, तो वहां हमारी बात आती है ग्रुप इंसेंटिव्स को लेकर। चलिए, तो एक बेसिकली छोटा सा स्टेटमेंट था जो हमें पूरी स्टोरी या पूरी पिक्चर क्लियर कर देता है कि ग्रुप इंसेंटिव्स जो होते हैं वो बेसिकली कब हमें देने चाहिए, कब सबसे ज़्यादा ये काम के होते हैं आपके। कौन से सर? ग्रुप इंसेंटिव्स। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं। ये हमारा एक बेसिक इसके बारे में इंट्रोडक्शन पोर्शन था कि ग्रुप इंसेंटिव्स वगैरह क्या होते हैं। वन बाय वन बात करते हैं। आगे देखिए, द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाइड इंसेंटिव्स इज टू डायरेक्ट द एफर्ट्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज टुवर्ड्स अचीविंग ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। बस ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बातें हैं। बात करते हैं सम मेजर टाइप्स ऑफ ग्रुप बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस वाइड इंसेंटिव्स आर डिस्कस्ड बिलो। तो 4 इंसेंटिव्स के बारे में हम बात करेंगे। देखिएगा, ग्रुप इंसेंटिव्स क्या होते हैं, आई थिंक सबको समझ में आ गया अच्छे से। किस सिचुएशन में, किस स्थिति में दिए जाते हैं ग्रुप इंसेंटिव्स, ये भी सबको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए। बात करते हैं सर ग्रुप इंसेंटिव्स कितने टाइप के। तो देखो, बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं, लेकिन हमें जो मेन पढ़ने हैं वो 4 टाइप पढ़ने हैं। पहला प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में बात करेंगे, फिर गेन शेयरिंग के बारे में बात करेंगे, फिर ESOP वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर लास्ट में एडवाइस वगैरह के बारे में बात कर लेंगे। तो इस प्रकार करके 4 अलग अलग टाइप के ग्रुप इंसेंटिव्स हमें आज की क्लास में कवर करने हैं। तो देखिए सर, सबसे पहले आपने हेडिंग लगानी है कौन सी? प्रॉफिट शेयरिंग की। प्रॉफिट शेयरिंग की हेडिंग लगानी। देखो, हालांकि ईमानदारी से होना तो ये चाहिए था कि पहले प्रॉफिट शेयरिंग पढ़ें, फिर गेन शेयरिंग पढ़ें, और फिर दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको समझें। लेकिन अगर डिफरेंस नहीं समझ पाएंगे तो प्रॉफिट शेयरिंग और गेन शेयरिंग शुरू से ही उलझता हुआ चला जाएगा आपके लिए। तो बेहतर हम ये करते हैं, पहले इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, जो मेन बेसिक डिफरेंस है, उसको समझ लेते हैं, फिर ये पूरी थियरीज आगे कंप्लीट करते हैं वन बाय वन। देखिए दोस्तों, प्रॉफिट शेयरिंग बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बारीक सा अंतर है, ज़्यादा कोई बड़ा विशेष इसके लिए आपको कोई टेबल भी नहीं मिलेगी, कोई डिफरेंशियल चीज़ें अलग अलग कैटेगरी वाइज लिखी हुई भी नहीं मिलेंगी। बहुत ही माइनर सा और बहुत ही सिंपल सा छोटा सा इसका डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि प्रॉफिट जो है वो साल में 1 या 2 बार ही होता है। प्रॉफिट शेयरिंग माने आपके ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल प्रॉफिट जो है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने साल भर बिजनेस किया, साल भर बहुत सी एक्टिविटीज़ हुई, पूरे ग्रुप्स ने साथ मिलकर कोऑपरेट करके काम किया। अब ऑर्गेनाइजेशन को सर हुआ 5 लाख का प्रॉफिट। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी? इस 5 लाख के प्रॉफिट को अपने जो एम्प्लॉयज हैं या जो ग्रुप्स हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करेगी। दिस इज प्रॉफिट शेयरिंग। और ये जो प्रॉफिट शेयरिंग है ये साल में 1 या 2 बार ही किया जाता है, बार बार नहीं किया जाता, क्योंकि साल में प्रॉफिट हम 1 या 2 बार ही कैलकुलेट करते हैं, बार बार प्रॉफिट हम कैलकुलेट नहीं करते। प्रश्न नंबर 2, तो सर अगर प्रॉफिट शेयरिंग हमें समझ में आता है तो ये गेन शेयरिंग क्या होता है? बड़ा सिंपल सा लॉजिक। गेन शेयरिंग का मतलब होता है कि अगर एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ ने मिलकर कोई काम किया है और उस काम को करने की वजह से, एफर्ट्स लगाने की वजह से कुछ प्रोडक्शन अच्छा हुआ है, बेहतर हुआ है, और उसकी वजह से हमें कोई एक्स्ट्रा गेन हुआ है,
तो ये जो एक्स्ट्रा गेन है ये आपको उस ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए जिन लोगों की मेहनत की वजह से आपको ये एक्स्ट्रा गेन मिला है। मतलब पूरा आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, पार्ट ऑफ दैट गेन आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बिल्कुल ये तो बाय डिफॉल्ट सी बात है। तो पार्ट ऑफ दैट गेन आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने उन एम्प्लॉयज़ के बीच में जिनकी ग्रुपिंग या जिनके कॉमन काम करने की वजह से, जिनके कोऑपरेशन की वजह से, जिनके कोऑर्डिनेशन की वजह से आपने कोई पर्टिकुलर काम इतना अच्छा कर लिया कि आपको उससे कोई ना कोई गेन हुआ। किसी काम से, किसी पर्टिकुलर काम से कोई गेन आपको मिला, और ये गेन साल में कभी भी मिल सकता है, बीच में भी मिल सकता है, कभी भी कितनी बार ही मिल सकता है। जैसे जैसे आपको गेन मिलता है वैसे वैसे आपको शेयर कर देना चाहिए। तो भाई ये मेजर और एक बेसिक डिफरेंस है आपके प्रॉफिट शेयरिंग में और गेन शेयरिंग में। आप जब भी आप प्रॉफिट शेयरिंग पढ़ें और गेन शेयरिंग पढ़ें तो इस प्री अजम्पशन को पहले से अपने साथ रखें ताकि आपको प्रॉफिट शेयरिंग और गेन शेयरिंग में कोई विशेष दिक्कत नहीं है। चलिए वन बाय वन बात करते हैं। दीक्षा का क्या मैसेज है? गेन इज मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। ठीक है, गेन देखिए कहीं ना कहीं आप गेन को भी मॉनेटरी में ही इंक्लूड करेंगे। नॉन मॉनेटरी हम लास्ट वाले के बारे में बात करेंगे। जो लास्ट इंसेंटिव है वो आपका नॉन मॉनेटरी में आ जाता है। आप गेन को ठीक है कई बार आप नॉन मॉनेटरी कह सकते हो, कहा जा सकता है, लेकिन अगर गेन की बात करो चाहे प्रॉफिट शेयरिंग की बात करो, ये आपका देखिए मॉनेटरी जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपका आंसर करेक्ट होता जाएगा। देखिए ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बिजनेस है, लाइफ है, एक्सेप्शंस आपको हर जगह देखने को मिलेंगे, लेकिन हमें उस दिशा में चलना है जो ज़्यादा हमें सही नज़र आती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। दीक्षा का, आई होप दीक्षा आपका क्वेश्चन क्वेरी क्लियर है। बात करते हैं सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में, जिसको हम लाभ साझा करना कहते हैं। Many companies are adopting profit sharing plan as means of promoting great productivity to meet world competition. Profit sharing seeks to promote a culture of ownership. कहीं ना कहीं ये ओनरशिप के कल्चर को बढ़ाता है सर, और क्यों बढ़ाता है आप इस चीज़ को समझिए। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, एक कंपनी को कुछ रेवेन्यू होता है, मैं बिल्कुल शॉर्ट में लिख रहा हूँ, चलिए इसके लिए अलग पेज ही ले लेते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का आपके ओनरशिप से क्या कनेक्शन है भाई, इसको समझ रहे हैं। देखो कोई कंपनी है, सबसे पहले कोई कंपनी को एक रेवेन्यू होती है, ठीक बात, कंपनी को कोई लाभ नहीं है, दिस इज रेवेन्यू, प्रॉफिट नहीं माना जाएगा, ये आगत है उसकी, जो भी आगत आपकी हो, चाहे आगम कहो, जो भी कहो, रेवेन्यू। रेवेन्यू के बाद बहुत सारे डिडक्शंस किए जाएंगे। डिडक्शंस कैसे? एज इन जैसे आप अपने किसी डेट होल्डर को पैसा दोगे, किसी डेटर को पैसा दोगे, एक ही बात आ जाती है, पर ठीक है अलग अलग समझ लेते हैं। आप किसी पहले का कोई एक्सपेंसेस हैं आप वो चुकाएंगे, ठीक, ये सारे डिडक्शन आपको करने पड़ेंगे यहाँ से। बोले सर बिल्कुल कर लिए। ये सारे डिडक्शंस करने के बाद आपके पास जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा, जो अमाउंट है आपके पास, इसको अब भी हम प्रॉफिट नहीं कहेंगे सर। इस अमाउंट को आप पहले प्रेफरेंस शेयर्स को देंगे, प्रेफरेंस शेयर्स को आप देंगे, और प्रेफरेंस शेयर्स के बाद जो कुछ बचा दैट इज योर प्रॉफिट। इस तरीके से आप लोगों ने अकाउंट्स वगैरह में खूब पढ़ा होगा अच्छे से, बिल्कुल सिंपल लॉजिकल सा मुद्दा है ये। इस प्रॉफिट बचने के बाद फिर आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ ये प्रॉफिट को शेयर करेंगे। और आप सोच के देखिए प्रॉफिट किसके लिए बचता है सर? इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बचता है। कंपनी के ऑनर्स कौन होते हैं सर? इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी के ऑनर होते हैं। तो अब प्रॉफिट अगर आपके एम्प्लॉयज़ को मिल रहा है तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि सर ये एम्प्लॉयज़ हैं एक तरीके से कंपनी में ऑनरशिप बढ़ने की कगार पे हैं? बने नहीं है, लेकिन धीरे धीरे बनने की कगार पे हैं, क्योंकि कंपनी अगर अपना प्रॉफिट इनके साथ शेयर कर रही है तो कहीं ना कहीं एक ऑनरशिप वाली फीलिंग आपको यहाँ ज़रूर देखने को मिलेगी। भाई एक बार जल्दी से बता दो मुझे, ये ऑनरशिप वाला मामला आप सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कल्चर ऑफ ऑनरशिप वाला मामला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्यों बनता है ऐसा? एक बार जल्दी से रिस्पॉन्स दे दो ताकि अपन आगे बात करें। दीक्षा, मोनिका, चलिए क्लियर है बिल्कुल। आगे बात करते हैं। इट डेवलप्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, कोऑपरेशन एंड टीम वर्क
अमंग ऑल द एम्प्लॉयज। भाई सिंपल सी बात है, देखो अगर आप प्रॉफिट शेयर करोगे तो बिलोंगिंगनेस भी बनेगा, कोऑपरेशन भी बनेगा, टीम वर्क भी बनेगा। तो ये कोई इतना एफर्ट्स लगाने वाली चीज़ें नहीं, बहुत सिंपल सिंपल सी पॉइंट्स आ जाते हैं। एडविन फिलिप्पो क्या कहते हैं? देखिए एडविन फिलिप्पो ने प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया है, कुछ कहा है, क्या कहते हैं देखिए, बात करते हैं एडविन फिलिप्पो से। एडविन फिलिप्पो कहते हैं कि एम्प्लॉय प्रॉफिट शेयरिंग प्लान्स कंस्टिट्यूट वन ऑफ द मोर ग्लैमरस फॉर्म्स ऑफ मॉनेटरी कॉम्पनसेशन यूज्ड इन बिजनेस। इन फैक्ट नो ग्रुप प्लान ऑफ लेबर रेम्यूनरेशन हैज गेन्ड सो मच ऑफ पॉपुलरिटी एज प्रॉफिट शेयरिंग। ये जो स्टेटमेंट है किसका दिया हुआ है सर? एडविन बी फिलिप्पो का दिया हुआ है। और इस स्टेटमेंट से हमें क्लियर समझ में आ रहा है कि एडविन बी फिलिप्पो क्या कहना चाहते हैं। एडविन फिलिप्पो जो हैं ये कहना चाहते हैं कि नेहा शरद, चलिए ठीक है, एडविन फिलिप्पो कहना चाहते हैं कि बेसिकली आपका ये जो प्रॉफिट शेयरिंग है ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर हमें देखने को मिलता है। चलो भाई आगे बात करते हैं। Proponents of democracy put more emphasis on profit sharing. Today, profit is no longer locked upon the exclusive right of the capitalist. The workers are expected as partners in enterprise. तो आप देखेंगे धीरे धीरे जो कर्मचारी हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, अगर आप लोगों ने एचआरएम का जो प्रादुर्भाव, जो शुरुआत हुई थी, अगर इसको ढंग से पढ़ा हो तो आपको पता चलेगा। पहले हम इनको स्लेव समझते थे, फिर इनको मशीनरी समझते थे, फिर हम इनको एसेट समझने लग गए, और वर्तमान में जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, जो आपके कर्मचारी हैं, वो आपके पार्टनर्स बन गए। तो धीरे धीरे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपने, माफ़ कीजिएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं, प्रॉफिट शेयरिंग जो है ये कंसेप्ट अपने आप में बहुत फेमस होता जा रहा है। डेमोक्रेटिक कंसेप्ट इसको माना जाता है, और कहीं ना कहीं पार्टनरशिप की बात यहाँ आपको देखने को मिलती है। तो चलो भाई, सबसे पहला जो टॉपिक था वो हमने कंप्लीट किया, आपका प्रॉफिट शेयरिंग। आगे कुछ भी नहीं है, सेम सिंपल सी कुछ बातें हैं। देखिए, हेंस अ शेयर ऑफ द profit made by the enterprise with the active cooperation of the workers is considered to be the rightful due. Thus profit sharing is a step towards industrial democracy. Profit sharing जो है वो industrial democracy की तरफ एक कदम है। ऐसा कोई क्वेश्चन आता है अगर एग्जाम में कि इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी इज रिलेटेड टू दिस, आप डालेंगे प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग इज अ स्टेप टुवर्ड्स योर इंडस्ट्रियल रिलेशन, माफ कीजिएगा, डेमोक्रेसी। Profit sharing is a method of industrial remuneration under which an employer undertakes to pay his employee a share in the annual net profit of the enterprise. ध्यान रखिएगा, बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्या कह रहे हैं सर? एनुअल नेट प्रॉफिट्स में से देगा, एनुअल नेट प्रॉफिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जब आगे हम गेन शेयरिंग पढ़ेंगे वहाँ ये मुद्दा उठेगा कि सर इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। मैंने डिफरेंस पहले ही क्लियर किया था आपको, वहाँ यही बात की थी कि प्रॉफिट शेयरिंग जो है वो एनुअल बेसिस पे निकाला जाता है। कभी कभी बहुत कोई विवादास्पद स्थिति हो गई तो 6 महीने 7 महीने या बीच में भी निकाला जा सकता है, लेकिन अगर प्रॉफिट शेयरिंग की बात की जाए तो भैया ये एनुअल रूप से दिया जाता है, एनुअल रूप से, क्योंकि प्रॉफिट साल में आप एक बार ही कैलकुलेट करते हो। तो बड़ा ही सिंपल सा ये मामला आ जाता है आपका। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं, फटाफट क्लियर कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स पे हम ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ताकि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ सके। टू इफेक्ट एन इंक्रीज इन प्रोडक्टिव एफिशिएंसी थ्रू रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग आउटपुट, कॉस्ट आपकी कम हो जाए, आउटपुट आपका बढ़ जाए। टू इम्प्रूव एम्प्लॉय मोराल एंड टू रिड्यूस लेबर मैनेजमेंट स्ट्राइफ, एम्प्लॉयज़ का जो मोराल है वो बढ़ जाए। टू प्रोवाइड फॉर एम्प्लॉय सिक्योरिटी इन द इवेंट ऑफ डेथ, रिटायरमेंट और डिसेबिलिटी, ताकि एम्प्लॉयज़ को अच्छी खासी आपको क्या मिल जाए, सिक्योरिटी मिल जाए। और बहुत तरीके से इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, सिंपल सी चीज़ें हैं, इनके विषय में हमें गहराई में नहीं उतरना। ये सब चीज़ें आपको नोट्स में अवेलेबल हो जाएंगी। बात करते हैं सर टाइप्स ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग प्लान्स। ये इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट शेयरिंग के कितने प्लान्स होते हैं सर? 3 प्लान्स होते हैं। 3 प्लान्स के बारे में बात करेंगे। एक वर्तमान में आपको पैसा दे दिया, एक भविष्य के लिए पैसा रख लिया, और एक मिक्स्ड है जिसमें कुछ हिस्सा वर्तमान में दे दिया, कुछ हिस्सा भविष्य के लिए सेव कर लिया। तो बड़ा ही सिंपल सा पॉइंट है ये। प्रॉफिट शेयरिंग जो है वो कितनी प्रकार की प्लान्स लेकर चलता है? तो सर आपका प्रॉफिट शेयरिंग जो है वो 3 प्रकार की प्लान्स लेकर चलता है। चलिए 1 बाय 1 इन प्लान्स को समझने की कोशिश करते हैं। बड़ा सिंपल सा ये है मामला आपका। सबसे पहले कैश पेमेंट प्लान।
कैश पेमेंट प्लान, आप कुछ नहीं करना, आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो कैश में कर्मचारियों को इंस्टेंटली दे दो, अभी के अभी दे दो। अंडर दिस प्लान बेनिफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टिसिपेंट्स इन कैश एटलीस्ट वंस ईच ईयर, लगभग मतलब हर साल जब भी आप देखें तो ईच ईयर आप क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। जैसे इस साल मान लो 5000 का प्रॉफिट हुआ है तो 5000 के प्रॉफिट में इनका जितना शेयर बनता है आप उतना डिस्ट्रीब्यूट कर दो। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म, और ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर फॉर्म भी है, क्योंकि देखो थोड़ा सा भी, एक किसी व्यक्ति ने बहुत बड़ी बात कही थी कि आपको थोड़ा सा भी अगर प्रॉफिट दिखता है तो आपको लगता है कि पता नहीं आपकी सैलरी कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। 1000-2000 का प्रॉफिट भी आपको अपनी सैलरी को बढ़ा हुआ देखने पर मजबूर कर देता है। तो भैया प्रॉफिट शेयरिंग की बात करें तो सबसे पहले हम यूज़ लेते हैं कैश पेमेंट प्लान में, और कैश पेमेंट प्लान में तुरंत उसी साल आपको नगद में प्रॉफिट दे दिया जाता है। बात करते हैं डेफर्ड पेमेंट प्लान में। इसमें क्या कर लिया जाता है सर, इसमें प्रॉफिट को रोक दिया जाता है, आपके नाम तो कर दिया जाता है। Under this plan, the employee's share of profit is held in trust for him to be paid either in installments or as retirement benefits। मतलब उस एम्प्लॉय के लिए रख दिया जाता है, सुरक्षित रख दिया जाता है, या तो वो उसको इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाएगा या फिर उसको रिटायरमेंट के बेनिफिट्स के रूप में दिया जाएगा, या तो उसको इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाएगा या फिर उसको रिटायरमेंट के बेनिफिट्स के रूप में दिया जाएगा। तो डेफर्ड में क्या आ गया, कैश में आपने क्या कर दिया, इंस्टेंट पेमेंट कर दिया। डेफर्ड में आपने क्या कर दिया, होल्ड करके रख लिया। होल्ड करके आपने क्यों रखा, या तो आप रिटायरमेंट के समय दोगे या फिर आप उसको इंस्टॉलमेंट्स में दोगे। तो बड़ा ही सिंपल सा माजरा है ये भी। इफ द एम्प्लॉय इज डिसमिस द इन्वेस्टमेंट अमाउंट रिवर्ट्स टू हिम एंड इन द इवेंट ऑफ हिज डेथ इट इज पेड टू हिज राइट डिपेंडेंट, तो उसका जो डिपेंडेंट होगा उसको पेमेंट मिल जाएगी यदि अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो, और यदि उसको डिसमिस कर दिया जाता है तो भी उस व्यक्ति को पेमेंट मिल जाता है। दिस इज डेफर्ड पेमेंट प्लान। बात करते हैं सर तीसरे प्लान के बारे में, दैट इज योर कॉम्बिनेशन पेमेंट प्लान, और इसको संयोजन भुगतान योजना का नाम दिया जाता है। कॉम्बिनेशन पेमेंट प्लान, it is a combination of the cash and deferred payment plan। as I said earlier, ये कैश और डेफर्ड पेमेंट प्लान का क्या है सर, कॉम्बिनेशन है। कैश और डेफर्ड पेमेंट प्लान का ये कॉम्बिनेशन आपका आएगा। बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है, कॉम्बिनेशन होगा किसका, कैश का और डेफर्ड पेमेंट प्लान का। कैश प्लान क्या होता है हम समझ के आ चुके हैं, डेफर्ड प्लान क्या होता है ये भी हम समझ के आ चुके हैं, तो ये इसका क्या माना जाएगा, कॉम्बिनेशन माना जाएगा। इसके कुछ बेनिफिट्स देख लेते हैं। अभी हमने देखे थे वो जो प्रॉफिट शेयरिंग के ऑब्जेक्टिव्स थे, कुछ बेनिफिट्स देख लेते हैं। जैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, इंडस्ट्रियल रिलेशन बढ़ता है, अर्निंग्स बढ़ती हैं, स्टेबलेशन बढ़ता है, सुपरविजन बहुत आसान हो जाता है। तो इस तरीके से आपको इसके कुछ बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे, जैसे इम्प्रूव्ड मोटिवेशन हो गया, डिक्रीज इन लेबर टर्नओवर हो गया। अच्छा हाँ, कल परसों एक क्वेरी आई थी कि सर क्लासेस हमें शो नहीं हो रही हैं, उसके लिए बोल दिया गया है और वो क्लासेस बिल्कुल अरेंज करके आपको मिल जाएंगी, शो हो जाएंगी। हालांकि क्लासेस एप्लीकेशन पे ही हैं बट वो शायद किसी दूसरे फोल्डर में चली गई थी। तो कल मेरी बात हो गई थी इस मुद्दे पे और उन्होंने कहा कि बिल्कुल एक नया फोल्डर क्रिएट करके उसमें क्लासेस अपलोड करती जाएंगी। कल आपको नोट्स भी मिल गए थे, आज वाले नोट्स आपको क्लास के बाद मिलेंगे। जैसी क्लास कंप्लीट हो जाएगी मैं आज वाले नोट्स भी टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, तो वहाँ से आप एक बार देख लीजिएगा। बाकी सिंपल सी चीज़ें हैं, कुछ इसके इंपॉर्टेंस देखने को मिलते हैं, कुछ इसके डिसएडवांटेजेस देखने को मिलते हैं कि नो डिस्टिंक्शन बिटवीन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स, इट किल्स पर्सनल इनिशिएटिव, नो इमीडिएट इफेक्ट्स। भाई ग्रुप के रूप में अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो फिर क्या मतलब आप कैसे अंतर करोगे कि लोगों की कैपेसिटी क्या है, लोगों का पोटेंशियल क्या है। इंडिविजुअल लेवल पर अगर आप दे रहे हो तो ठीक है, समझ में आता है कि इस व्यक्ति के अंदर ये क्षमता है, इस वजह से हमने इसको इंसेंटिव्स दिया है। लेकिन ग्रुप में अगर आप इंसेंटिव्स दे रहे हो तो फिर क्या, किस बेसिस पे आप इंसेंटिव्स दे रहे हो, ये एक बड़ी प्रॉब्लम आपको ग्रुप में देखने को मिलती है। बात करते हैं सर दूसरी प्लान के विषय में। देखिए प्रॉफिट शेयरिंग अपना कंप्लीट हो गया। प्रॉफिट शेयरिंग के 3 प्लान्स थे, कैश प्लान्स था, डेफर्ड प्लान्स था और एक आपका कंबाइंड प्लान था। अब आएंगे हम दूसरे मेजर पॉइंट पे, दैट इज योर गेन शेयरिंग, जिसको कहते हैं साझाकरण प्राप्त करना, या फिर आप इसको साझा भी कह सकते हो। गेन शेयरिंग, साझाकरण प्राप्त करना, या फिर आप इसको साझा भी कह सकते हो। गेन शेयरिंग इज बिकमिंग अ पॉपुलर अप्रोच टू मोटिवेट हायर लेवल ऑफ
ग्रुप प्रोडक्टिविटी। अब देखिए बहुत सिंपल सी बात है, प्रॉफिट शेयरिंग में आप क्या कर रहे हैं, जो ईयर के एंड में आपको प्रॉफिट मिल रहा है आप उसमें से कुछ हिस्सा अपने कर्मचारियों को दे दे रहे हैं। गेन शेयरिंग में आप क्या करेंगे, ईयर एंड का वेट नहीं करेंगे। आपके किसी एम्प्लॉय ने बहुत अच्छा कुछ प्रोडक्टिविटी करी है या फिर प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ा है, तो उससे जो भी आपको गेन लगता है कि इससे ये गेन है, आप तुरंत प्रभाव से उन एम्प्लॉयज़ के बीच में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो सर ये डिफरेंस है बेसिकली आपका गेन शेयरिंग में और प्रॉफिट शेयरिंग में। Gain sharing plans generally are based on the assumptions that better cooperation among workers and between workers and managers will result in greater effectiveness. Effectiveness पे इस पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। गेन शेयरिंग को अगर आप पूरा ढंग से समझें तो प्रोडक्टिविटी और इफेक्टिवनेस के ऊपर पूरा इसमें फोकस हमारा रहा है। Gain sharing is a type of group incentives in which a portion of the gains the organization realize from group efforts is shared with the ग्रुप। देखिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन को गेन होता है उसका एक पोर्शन उन और ग्रुप मेंबर्स को दे दिया जाता है जिनकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को क्या हुआ है सर, ये गेन हुआ है। आगे बात करते हैं, मैनी ऑर्गेनाइजेशंस आर सीकिंग प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट थ्रू गेन शेयरिंग। को लिखने वाली कोई विशेष बात नहीं है। It is a plant-wide pay-for-performance program in which a portion of the company's cost saving is returned to workers, usually in the form of lump sum bonus. Plant-wide pay-for-performance है। Plant-wide pay-for-performance को समझिए, ये बेसिकली pay-for-performance है, लेकिन इंडिविजुअल व्यक्ति की नहीं है सर। प्लांट वाइज पे फॉर परफॉर्मेंस है, जिसमें जो भी कॉस्ट कटिंग होती है उसकी वजह से जो भी गेन होता है वो उन्हें लमसम अमाउंट में बोनस के रूप में कर्मचारियों को वापस दे दिया जाता है। एक बार जल्दी से अपना अपना रिस्पॉन्स दे दो भाई, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं क्या, समझ में आई हैं क्या? फिर अपन चलते हैं अगले टॉपिक पे। इस गेन शेयरिंग वाले में बिल्कुल भी कंफ्यूज्ड मत होना। एक बार जल्दी से अपना अपना रिस्पॉन्स दे दो, अपन फिर आगे बात करते हैं। चलिए ठीक, आगे डिस्कस करते हैं हम। देखिए ये आपका गेन शेयरिंग भी है, प्रॉफिट शेयरिंग हम कंप्लीट कर चुके हैं। गेन शेयरिंग प्लान्स आर डिफरेंट फ्रॉम प्रॉफिट शेयरिंग इन टू मेजर वेज। देखिए क्या कहता है, आपका जो साझाकरण है वो लाभ बंटवारे से दो प्रमुख तरीकों से भिन्न होता है। अभी डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। पहला, गेन शेयरिंग इज बेस्ड ऑन मेजर्स ऑफ प्रोडक्टिविटी नॉट प्रॉफिट। जो आपका गेन शेयरिंग होता है वो प्रोडक्टिविटी के ऊपर बेस्ड होता है, प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड नहीं होता है। गेन शेयरिंग प्रोडक्टिविटी पे बेस्ड होगा, प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड नहीं होगा। पॉइंट नंबर एक। पॉइंट नंबर दो, गेन शेयरिंग रिवॉर्ड्स आर गिवन आउट फ्रीक्वेंटली whereas profit sharing annual and often tied to a retirement plan as deferred payment। ये बड़ा डिफरेंस है, ध्यान से सुनिएगा। गेन शेयरिंग जो होता है वो फ्रीक्वेंटली दिया जाता है। फ्रीक्वेंटली मतलब कभी भी दे दिया जाता है, कई बार दिया जाता है, अक्सर दे दिया जाता है। लेकिन जो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, जबकि लाभ शेयरिंग रेशियो जो है आपका, वो क्या किया, यहाँ देखिए आपको ये हिंदी में थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन कर लेना। ये लाभ साझाकरण है और इधर गेन शेयरिंग के लिए भी लाभ साझाकरण का ही लिख रखा है मामला। ये आप एक को तो आप लाभ साझाकरण लिख लीजिए, लाभ साझाकरण तो आपके गेन शेयरिंग के लिए आएगा, और लाभ बंटवारा ये आपका प्रॉफिट शेयरिंग के लिए आ जाएगा। तो लाभ बंटवारा जो है वार्षिक होता है और अक्सर स्थगित भुगतान के रूप में सेवानिवृत्ति योजना से जुड़ा होता है, मतलब ये डेफर्ड पेमेंट के रूप में मिलता है। तो भाई ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये समझने के लिए। सिंपल सी बात है, गेन शेयरिंग जो होता है वो वर्ष में कभी भी कितनी ही बार फ्रीक्वेंट बेसिस पे दे दिया जाता है, वो प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे दिया जाता है। जबकि आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग होता है वो साल में एक बार या फिर कई बार तो रिटायरमेंट पे डेफर्ड पेमेंट की तरफ दिया जाता है। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का प्रोडक्टिविटी से कोई कनेक्शन नहीं होता है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन को जितना प्रॉफिट होगा उस हिसाब से आपको प्रॉफिट शेयर कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। थर्ड पे हम बात करते हैं, हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कंप्लीट है, हमारा जो गेन शेयरिंग रेशियो है वो भी कंप्लीट है।
अब बात करेंगे हम एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स के ऊपर। कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजनाएं क्या होती हैं? देखिए दोस्तों, यहाँ दो चीजें समझनी पड़ेंगी। दोनों का जो इंग्लिश का शॉर्ट फॉर्म है वो एग्जैक्ट सेम है, इसीलिए यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना, वन बाय वन एक एक चीज समझते हुए चलेंगे ताकि ये जो टॉपिक है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। बात करते हैं ग्रुप इंसेंटिव्स के प्लान नंबर 3 पे। दो प्लान हम कंप्लीट कर चुके हैं, एक आपका प्रॉफिट शेयरिंग कंप्लीट हो चुका है, एक आपका गेन शेयरिंग कंप्लीट हो चुका है। प्रॉफिट शेयरिंग के 3 हिस्से हम देख चुके हैं, कैश पेमेंट, डेफर्ड और मिक्स्ड। और गेन शेयरिंग और प्रॉफिट शेयरिंग में क्या डिफरेंस होता है ये भी हम डिटेल में समझ चुके हैं। बात करते हैं हमारे ग्रुप इंसेंटिव्स के पार्ट नंबर 3 के विषय में, और पार्ट नंबर 3 हमें क्या बताता है, वन बाय वन देखिए समझते हुए चलते हैं। ये कहता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, अगर अंग्रेजी में देखें दोस्तों तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, देखिए केवल और केवल ओ का मीनिंग बदल जाएगा। वहां एम्प्लॉय स्टॉक ऑनर प्लान है, ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान है। अब एक एक करके पढ़ते हैं, देखिए इसको। Many companies use employee stock option plans to compensate, retain and attract employees. These plans are contracts between a company and its employees that give employees the right to buy a specific number of the company share at a fixed price within a certain period of time. देखिए employee stock ऑप्शन प्लान है, यहाँ बात ध्यान से देखिएगा, विकल्प की बात हो रही है, इसमें कंफ्यूज्ड मत हो जाना। यहाँ विकल्प की बात हो रही है, अर्थात आपके जो कर्मचारी हैं उनको एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप इस सर्टेन पीरियड में हमारी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं। बेशक ये शेयर बाहर मार्केट में 50 रुपए के हैं, लेकिन हम आपको एक फिक्स्ड अमाउंट बता देते हैं कि आप 30 में खरीद सकते हैं, 20 में खरीद सकते हैं। मतलब 20 से 30 रुपए का हमने डिस्काउंट दे दिया शेयर्स को खरीदने के लिए, और ये टोटली ऑप्शनल होता है कर्मचारियों के ऊपर। इसीलिए इसे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान कहा जाता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑनरशिप प्लान नहीं कहा जाता। और एम्प्लॉय स्टॉक ऑनरशिप प्लान अलग होता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो भाई ग्रुप इंसेंटिव बांटने का जो तीसरा और सबसे फेमस तरीका है वो है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चाहे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान हो चाहे एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान हो, दोनों का जो शॉर्ट फॉर्म है वो सेम आपको ESOP ही नजर आएगा। तो परीक्षा में कंफ्यूज्ड मत हो जाइएगा, इस चीज के ऊपर विशेष ध्यान रखिएगा। बात करते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के ऊपर। तो ये हमने देख लिया, दीज प्लान्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स। ये कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं किस किस के बीच में? कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कंपनी और एम्प्लॉयज के बीच में। ये जो प्लान्स हैं ये कंपनी और एम्प्लॉयज के बीच में सर क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। दैट गिव्स एम्प्लॉयज द राइट टू बाय अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ कंपनीज शेयर एट अ फिक्स्ड प्राइस विद इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। एक सर्टेन पीरियड होता है टाइम का, और फिक्स्ड क्या होती है? प्राइस होती है। Employees who are granted stock option hope to profit by increasing their options at a higher price than when these were granted. Employee stock option plan, ध्यान दीजिएगा, should not be confused with the term ESOP, employee stock ownership plans, which are retirement plans. इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना। एम्प्लॉय स्टॉक ऑनरशिप प्लान जो है वो रिटायरमेंट का एक अलग प्लान है। उस समय हम एम्प्लॉयज को कुछ शेयर्स देते हैं, उन्हें ऑनर बनाते हैं कंपनी का। वो एम्प्लॉय स्टॉक ऑनरशिप प्लान है जो लास्ट में दिया जाता है, क्योंकि भाई ऑनर लास्ट में लेगा। ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान है, कर्मचारियों को एक विंडो दी जाती है और उनको एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप इस समय अंतराल में इस दर पे आप हमारे स्टॉक जो है वो खरीद सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है आपका एम्प्लॉय स्टॉक ऑनरशिप प्लान और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के बीच में। An employee stock ownership plan is a retirement plan in which the company contributes its stock to the plan of the benefits of the employee
With an ESOP, you never buy or hold the stock directly. Under an employee stock ownership plan, employees receive stocks in the company. चलो, तो ये आपका एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान यहाँ कंप्लीट हो जाता है। एक बार जल्दी से बताएं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान और एम्प्लॉय स्टॉक ऑनरशिप प्लान में किसी को अभी डाउट है क्या? देखिए, दोनों का शॉर्ट फॉर्म ESOP ही है, लेकिन दोनों में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक बार जल्दी से सभी रिस्पॉन्स दे दो भाई। ये आपका एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान और एम्प्लॉय स्टॉक ऑनरशिप प्लान बिल्कुल क्लियर है क्या? मोनिका नो डाउट, ठीक है। चलिए आगे, और कोई डाउट मत रखिएगा भाई, जो भी डाउट्स हैं तुरंत क्लियर करते चलें। देखिए, थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, थ्योरेटिकल चीज़ों में ले दे के यही चीज़ें बचती हैं जहाँ से क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं, तो इनको तो कम से कम हमें बहुत अच्छे से तैयार करना ही करना है। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं। आपका एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान भी कंप्लीट हो गया, प्रॉफिट शेयरिंग भी कंप्लीट हो गया, गेन शेयरिंग भी कंप्लीट हो गया, प्रॉफिट शेयरिंग के तीनों पोर्शंस भी कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या है? एक बार एम्प्लॉय स्टॉक ऑनरशिप प्लान या एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, देखेंगे। आप अगला लिखो, फोर्थ जो स्टेज है या फोर्थ जो आपका प्लान है ग्रुप इंसेंटिव्स का, वो है सर आपका सजेशन सिस्टम, सुझाव प्रणाली। दीक्षा ने जो क्वेश्चन पूछा था ना सर, ये कैश में होता है कि नहीं होता, वो आपका सजेशन सिस्टम आपको यहां नजर आएगा। चौथा, ऑर्गेनाइजेशनल या ग्रुप इंसेंटिव्स दे रहे हैं सर, उसमें चौथा तरीका है हमारे पास, और चौथे तरीके में आप क्या कर रहे हो? सजेशन सिस्टम चला रहे हो। अ सजेशन सिस्टम इज ए फॉर्मल मेथड of obtaining employees advice about improvements in organization effectiveness. One by one पढ़ते हैं इसको। It includes some kind of reward based on the successful application of the idea. The key to successful suggestion system is employees involvements. Implementation of these programs has provide quite cost effective. कुछ नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है। सजेशन सिस्टम हम चलाते हैं, और सजेशन सिस्टम में हम क्या करते हैं? देखिए, बेसिकली हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सबसे सजेशंस लेते हैं कि देखो भाई, हमें प्रोडक्शन करना है, हमारे सामने ये थ्रेट है बाहर, ये अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है, 15 अगस्त आने वाला है, दिवाली आने वाली है, होली आने वाली है, कोई विशेष फेस्टिवल आने वाला है, हमें तैयारियां करनी है। आप कुछ अपनी एडवाइस दीजिए, आप कुछ अपने ओपिनियंस दीजिए, आइडियाज़ दीजिए, कोई क्रिएटिव आइडिया दीजिए, कैसे कंपनी को बूस्टअप किया जा सके। तो भाई, ये जो एम्प्लॉयज़ होंगे ये क्रिएटिव आइडिया देंगे, और जिस एम्प्लॉय का आइडिया सक्सेसफुली काम कर जाएगा उसको आइडिया देने के लिए रिवॉर्ड्स मिलेंगे बहुत सारे। दैट इज़ योर सजेशन सिस्टम। आपने जो भी सुझाव दिया है, अगर कंपनी को वो सुझाव पसंद आता है, कंपनी उस सुझाव को लागू करती है, और न केवल लागू करती है, लागू करने से उनको प्रॉफिट भी होता है, सक्सेसफुली एप्लीकेशन भी उसका होता है, तो सर फिर आपको इसके लिए बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलने की संभावनाएं बनती हैं। सजेशन सिस्टम कैन इम्प्रूव एम्प्लॉयज रिलेशन, फोस्टर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, रेड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज रेवेन्यू। सिंपल सी बात है, अगर आप इनसे सजेशन लेंगे तो एम्प्लॉय जो रिलेशंस होते हैं वो बहुत अच्छे बनेंगे सर। इससे आपका एम्प्लॉयज़ का रिलेशन बहुत अच्छा बनेगा, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना पाएंगे, रिड्यूस कॉस्ट कम होगी, और इंक्रीज इन रेवेन्यू, आपका जो रेवेन्यू है ना सर वो भी बढ़ेगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपका रेवेन्यू भी इससे बढ़ता है, ध्यान रखिएगा। In Japan, suggestion systems are one of the main practical form of workers participation scheme, और जापान में तो सर सजेशन सिस्टम जो है बहुत ही अच्छे खासे स्तर पे उपयोग किया जाता है। मेरिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाइड इंसेंटिव्स। देखिए दोस्तों, चारों प्लान्स हमारे कंप्लीट हो गए, चारों टाइप के इंसेंटिव्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। चाहे प्रॉफिट शेयरिंग की बात करो, चाहे गेन शेयरिंग की बात करो, चाहे सजेशन सिस्टम की बात करो, चाहे ESOP एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान की बात करो, ऑनरशिप प्लान की बात नहीं हो रही, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान की आप बात करो, तो चारों टाइप के प्लान्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखते हैं कि जो ग्रुप शेयरिंग आप करते हो, जो ग्रुप इंसेंटिव्स आप देते हो, इससे ऑर्गेनाइजेशन को फायदा क्या होता है। हमने इंडिविजुअल शेयरिंग देखा था, इंडिविजुअल इंसेंटिव्स देखा था, अब देखना है कि ग्रुप इंसेंटिव से क्या क्या फायदा हमें देखने को मिलता है। फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी फॉर द फर्म इन
मेंटेन्ड, फर्म के लिए वित्तीय लचीलापन बनाए रखा जाता है। वेरियस इंसेंटिव्स एट द ऑर्गेनाइजेशन लेवल इंक्रीज एम्प्लॉय कमिटमेंट। तो बहुत सारे अगर आप ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे अगर आप उनको इंसेंटिव्स देते हो तो इससे इनका कमिटमेंट जो होता है ना सर वो बढ़ता है, इससे इनका कमिटमेंट बढ़ाया जा सकता है, काम करने की जो प्रतिबद्धता होती है वो बढ़ती है। Company has tax and advantages as both profit sharing and ESOPs enjoy special tax privileges। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, आपके पास 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, सरकार आपसे टैक्स लेगी सर 10 लाख के ऊपर, लेकिन आपने उस प्रॉफिट को अपने एम्प्लॉयज में डिवाइड कर दिया, बांट दिया, तो एज ए सैलरी दिखा सकते हो आप, एज ए प्रॉफिट बांटा हुआ दिखा सकते हो सर। यहाँ पर आपको टैक्स का डिडक्शन बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, ESOP में भी आपको टैक्स का डिडक्शन मिल जाता है, और यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग और गेन शेयरिंग में भी आपको टैक्स का अच्छा खासा डिडक्शन देखने को मिल सकता है। डीमेरिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। अंडर प्रॉफिट शेयरिंग और ESOP प्लान्स वर्कर्स फाइनेंशियली well-being may be threatened by factors beyond their control, hence employees may be at considerable risk। भाई देखो, आप स्टॉक खरीदते हो, आप किसी कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, तो भाई पूरी की पूरी तरीके से आप लोगों ने वो स्टॉक मार्केट की एडवर्टीजमेंट भी पढ़ी होंगी, जहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को वो व्यक्ति बहुत तेज रफ्तार से पढ़ता है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप कहीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये पूरी पूरी आपकी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आप आ सकते हो। बिकॉज द कनेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल गोल अचीवमेंट, ये देखिए ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, इसका सबसे बड़ा डिमेरिट है। Because the connection between individual goal achievement and firm performance is small and difficult to measure, organization-wide programs are not likely to improve productivity। क्योंकि भैया देखो, आप इंडिविजुअल व्यक्ति के बारे में कैसे बताओगे, आप ग्रुप में किसी को अगर किसी के परफॉर्मेंस को लेकर अगर आप ग्रुप में इंसेंटिव्स दे रहे हो तो बहुत ही लाजमी सी बात है, अकेला व्यक्ति जिसने सबसे ज़्यादा मेहनत की होगी उसको भी बराबर मिल रहा है, और जिस व्यक्ति ने कोई मेहनत नहीं की उसको भी बराबर मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कि अन्याय हुआ, जो हार्ड वर्किंग व्यक्ति है उसके साथ एक इनजस्टिस हो गया। तो ये भी एक इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, ये चीज़ भी हमें समझनी होगी। ये एक अच्छा खासा ड्रॉबैक इसका देखने को मिलता है। बोथ प्रॉफिट शेयरिंग एंड ESOPs आर ऑफन अपेयर पेनलेस टू द कंपनी इन द शॉर्ट रन, बट द कंपनी में फेस फाइनेंशियल डिफिकल्टीज इन द लॉन्ग रन। देखिए, शॉर्ट रन में प्रॉफिट शेयर कर रहे हो, बड़ा अच्छा लग रहा है, शॉर्ट रन में एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान दे रहे हो, बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन पैसा जो है कंपनी का सर वो कंपनी में नहीं टिका, पैसा बाहर चला गया। शॉर्ट रन में नहीं पता चला, लेकिन लॉन्ग रन में पता चला कि इसी पैसे को यदि रिटेन्ड कर लेते, इसी पैसे को यदि रिटेन कर लेते तो इससे न जाने कंपनी कितना प्रॉफिट कमा लेती। तो ये भी एक समस्या है, शॉर्ट रन में नहीं पता चलती लेकिन लॉन्ग रन में ज़रूर ये समस्या देखने को आती है। ऑल द ऑर्गेनाइजेशन वाइड इंसेंटिव सफ़र फ्रॉम dilution effect, it is hard from employees to see how their efforts result in the organization overall performance। तो ये भाई इस मामले में भी ये बहुत समस्या करते हैं, संगठन के सभी प्रोत्साहन कमज़ोर प्रभाव से ग्रस्त है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि हमें किस चीज़ों को कैसे देखना चाहिए। These plans also tend to distribute their payoffs at wide intervals। ये योजनाएं अपने भुगतान को व्यापक अंतराल पर वितरित करने की भी प्रवृत्ति रखती हैं। वाइडर चीज़ें भी आपको यहाँ देखने को मिल जाती हैं। We should not overlook what happens when organization wide incentives become both large and recurrent। तो जो बड़े बड़े incentives हैं, जब बहुत ज़्यादा दिक्कत आती हैं तो इसको भी हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए। ये दोस्तों आपका कंप्लीट होता है इंसेंटिव्स का पार्ट 2। कल बात करेंगे इंसेंटिव्स के पार्ट 3 के बारे में, और फिर कल ही हम डिस्कस कर लेंगे आपके फ्रिंज बेनिफिट्स के बारे में। इसी के साथ आपका HRM का छठा जो 6th यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हमें 7th यूनिट के बारे में बात करनी है। कॉर्पोरेट के बारे में कल ही क्लास होगी, कॉर्पोरेट की क्लास भी कल होगी, कल HRM की भी आपकी क्लास होगी, मतलब आपकी 2 से 3 क्लासेस कल होने की पूरी प्रबल संभावनाएं हैं। और जितना जल्दी हो सकेगा, जितना शांति से हो सकेगा, भागम दौड़ नहीं मचानी अपने को। देखिए, बहुत सारे बच्चों ने मुझे क्वेरीज भी की थी, सर एग्ज़ाम डिले का क्या है। तो मैं अभी भी श्योरिटी नहीं देना चाहता, किसी को कोई कमिटमेंट नहीं है मेरी तरफ से, लेकिन बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आपको भी देखने को समझने को मिल रही होंगी।
तो भागा दौड़ी नहीं मचानी, वन बाय वन चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। और आज का जो टॉपिक था आपका, आज के टॉपिक के जो नोट्स हैं मैं अभी तुरंत प्रभाव से आपको टेलीग्राम सबको करवा देता हूँ, एप्लीकेशन पे भी डलवा देता हूँ, तो एक बार आप वहाँ से भी देख लीजिएगा। चलो भाई, कल बात करेंगे हम हमारे इंसेंटिव्स के पार्ट 3 के बारे में, और फिर हम थोड़े से फ्रिंज बेनिफिट्स और जो आपके प्लान्स हैं, अलग अलग टेलर का प्लान है, इन सब का जो प्लान है इसके विषय में कल डिस्कस करके आपका ये यूनिट हम यहाँ कंप्लीट कर देंगे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक ही। मैं उम्मीद करता हूँ आज की सारी चीज़ें, वैसे तो इजी टॉपिक था लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग और गेन शेयरिंग का डिफरेंस आपको समझ में आया होगा, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान और एम्प्लॉय स्टॉक ऑनरशिप प्लान का डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। तो काफ़ी बिल्कुल नॉर्मल क्लास थी, चीज़ें बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल बात करते हैं, कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। नोट्स में अभी तुरंत प्रभाव से आपको एप्लीकेशन पे डलवा देता हूँ।